नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से भाषा विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पुर्तगाली से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हैं, जिनमें देख रहे हैं अन्नास। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर अन्न का नाश करेगा तो आप क्या करोगे? उसको गाली दोगे। तो गाली का मतलब है कि पुर्तगाली, बस ध्यान में रख लीजिएगा, अन्न का नाश करने वाले व्यक्ति को आप गाली देंगे। दूसरा आलपिन है, अगर कोई आपको आलपिन चुभा दे पीछे से तो आप गाली देंगे, है ना। गमला गिरजा, गमला और गिरजा दो शब्द है। अगर गमला गिर जाएगा तो क्या करेंगे? गिराने वाले को आप गाली देंगे। चाबी नीलाम, अगर चाबी आपकी नीलाम हो जाए, कोई व्यक्ति नीलाम कर दे तो क्या करोगे? आप गाली दोगे। पपीता और पाँव दो शब्द आपके यहाँ पर देख रहा है। पपीता आप जानते हैं फल होता है, पाँव एक रोटी होती है ना। तो पपीता अगर पाँव पर गिर जाए तो आप क्या करोगे? गाली दोगे। और यहाँ पे देखें, पादरी, बम्बा, बाल्टी, है ना। अब पादरी कहाँ पहुँच जाए भैया? पादरी पहुँच जाए बम्बा पे और उसको बाल्टी ना मिले तो पादरी क्या करेगा? गाली देगा। तो पादरी, गाली, गाली का मतलब यहाँ पे पुर्तगाली से है मित्रों। गाली को मत गाली से जोड़िएगा, ठीक है ना। फीता, अलमारी, अब अलमारी खोलें और फीता ना मिले तो आप गाली देंगे। स्त्री, इस्पात, स्त्री को इस्पात करना है, इस्पात नहीं मिलेगा तो गाली देगी। और कनस्तर, कप्तान, चाबी। अब देखिए यहाँ पर कनस्तर को क्या हो गया कि कनस्तर में कप्तान को चाबी ना मिले तो कौन कप्तान गाली देता है? कप्तान को भी देखे होंगे ना कि अपनी टीम के खिलाड़ियों को कभी कभी जो कैच वैच छोड़ देते हैं, मिसफील्डिंग कर देते हैं तो गाली देता है। तो कप्तान, गाली, गाली माने पुर्तगाली शब्द है, कनस्तर पुर्तगाली शब्द है, चाबी पुर्तगाली शब्द है। और कमरा, अब कमरा, काफ़ी, काजू और कर्नल। अब कर्नल है तो पुर्तगाली शब्द है। कर्नल कमरे में जाए और कमरे में उसको काफ़ी और काजू ना मिले तो पुर्तगाली क्या करेगा? तो गाली देने लगेगा। कौन? कर्नल। कर्नल गाली देता है, आपने देखे होंगे कर्नल जो है ना अपने सैनिकों के सिपाहियों को गाली देता है। कप्तान अपने खिलाड़ियों को गाली देता है। गाली दे या ना दे, बस क्लू बनाना है। गाली का मतलब पुर्तगाली से आपको जोड़ना है कि कर्नल कमरे में गया, काफ़ी और काजू नहीं उसको मिला तो गाली देने लगा। जंगला, जंगला माने होता खिड़की। अगर आपकी खिड़की से कोई आपको झांके देखे तो आप क्या करेंगे? उसको गाली देते हैं। और तंबाकू कोई खाए, आपका लड़का हो, आपके परिवार में कोई बच्चा हो, अगर तंबाकू खाएगा ना तब उसको क्या करोगे? गाली देंगे। तौलिया, परात, पीपा और पिस्तौल। अगर तौलिया आपकी कोई क्या हो जाए, खो जाए तो गाली देंगे। परात और पीपा खोजने पर ना मिले तो गाली देंगे। और कोई व्यक्ति क्या करता, किसी को पिस्तौल दिखा देगा ना तो गाली देगा, है ना। अब बिस्कुट ना पाने पर बच्चा गाली देता है। बिस्कुट, गाली फार पुर्तगाली शब्द है। बोतल पीकर देखे होंगे, बोतल पी लेते हैं इसके बाद पूरा दिन गाली देते हैं तो बोतल, गाली फार पुर्तगाली शब्द है। और व्यक्ति मस्तूल होने वाला व्यक्ति भी गाली देता है। मिस्त्री अपने लेबर को गाली देता है। लबादा एक गाली है, गाली माने पुर्तगाली शब्द है, दिमाग में रख लीजिएगा, लबादा एक गाली है। संतरा और साया, है ना। अब देखिए, संतरा किसी को ना मिले तो गाली देते लौट जाएगा। और साया एक पुर्तगाली गाली है। तो साया गाली है और लबादा गाली है। गाली, गाली फार पुर्तगाली से जोड़ लीजिएगा और इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस किस तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। इस कारण से ये क्लासें आपके लिए अनुरोध चल रहे हैं, है ना। इसमें मुख्य बात, अन्नास, अन्न का नाश करे तो आप गाली देंगे। आलपिन इंपॉर्टेंट है, आलपिन के कोई चुभा दे गाली देंगे। कप्तान अपने खिलाड़ियों को गाली देता है। कर्नल अपने सिपाहियों को, सैनिकों को गाली देता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है फ्रेंच से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द। अब देखिए, फ्रेंच से आगत हिंदी में शब्द कौन कौन से हैं? अब अंग्रेज आया कहाँ से? बोले सर अंग्रेज तो फ्रांस से आया। क्या करके आया? बोले सर एडवोकेट बनकर आया। और क्या किया? उसके कारतूस लेकर आया। साथ में क्या था? कूपन, केबिल और लेकर आया कॉलर। तो ध्यान में रख लीजिएगा। फ्रांस से कौन आया?
अंग्रेज आया। क्या बनकर आया? एडवोकेट बनकर आया। क्या लिया था? कारतूस और कूपन लिया था और एक केबिल लिया था। कहाँ पहुँचा? जज के टेबल पर रख दिया। किसके टेबल पर? जज के। तो जज क्या है? जज भी फ्रेंच का था। उसने जो टेबल लिया था, टेबल भी फ्रेंच का था। उसके पास एक डिलक्स था, डिलक्स भी क्या था? फ्रेंच का था। पिकनिक करने गया तो पिकनिक में भी कौन थे? फ्रेंच वाले थे। मार्शल फ्रेंच का था। मेम और मेयर वहाँ पर मिल गए, ये भी फ्रेंच के थे, फ्रेंच के थे, है ना। बस आपको ही दिमाग में रखना है कि अंग्रेज फ्रेंच से आया, एडवोकेट बन के फ्रेंच से आया। तो फ्रेंच है एडवोकेट और अंग्रेज। कारतूस फ्रेंच है, कारतूस लाया था फ्रेंच से। केबिल और कूपन लाया था। टेबल भी फ्रेंच का है, जज भी फ्रेंच का है, डिलक्स भी है, पिकनिक, मार्शल, मेम और मेयर। ठीक है, चलिए। यूनानी से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द है। देखो भैया, यूनान से आने वाले में जो व्यक्ति होते हैं ना, उसमें दाम और दमड़ी नहीं देखी जाती है। यूनानी व्यक्ति क्या करता है? यूनानी दाम और दमड़ी नहीं देखता है। तो यूनानी क्या है? दाम है, यूनानी दमड़ी है। और एक सुरंग बनी हुई थी। कहें सुरंग कैसी है? कहें सर ये सुरंग तो यूनानी है। और कस्तूरी कहाँ की है? यूनानी की है। तो सुरंग और कस्तूरी कहाँ से लाया? यूनान से लाया। दाम और दमड़ी यूनान की है ना। अब इसके बाद कहीं सोया था डच। डच आया, डच ने क्या किया? फट से तुरप और बम लेकर आया। डच क्या करता है? तुरप और बम लाता है। तो डच क्या है? तुरप। बम क्या है? डच है। और चीनी वाले, चीनी भाषा से आया शब्द है चाय और लीची, दो शब्द वाला। चाय और लीची, चीनी, चा दोनों में लगा हुआ है, बस इसको मिला दीजिएगा। सिगरेट शब्द क्या है? सिगरेट पीनी है कि नहीं पीनी है? बोले कुछ लोग कहते हैं पीनी है, जो पीने वाले होंगे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं पीनी है। तो स्पेनी, सिगरेट पीनी है, स्पेनी शब्द है। सिगरेट पीनी है, स्पेनी, स्पेन का है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, फारसी से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द। अब फारसी शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़। अब देखिए क्या है, फारसी कौन है? बोले आबरू। आबरू कैसी है? बोले उनकी आबरू तो फारसी है। और उन्होंने जो आतिशबाजी की, आतिशबाजी बड़ी फारसी थी, है ना। आफत एकदम आ गई। जब फारसी आए तो आफत आ गई। तो फारसी आती है, आफत लाती है। आराम करोगे तो फारसी बोलना पड़ेगा भाई, फारसी आराम करता है। फारसी आमदनी करता है। फारसी आवारा होता है, आवाज़ करता है। अब जब आवार करेगा तो उम्मीद होती है, उम्मीद भी फारसी ही करते हैं। कमीरा और कारीगर फारसी। कमीरा कैसा? कारीगर फारसी है, फारस से आए, फारसी। किशमिश कहाँ से? बोले सर फारस की किशमिश, फारसी। किशमिश फारसी। कुर्ता फारसी, जो पहनते हो कुर्ता कहाँ का है? फारसी का है। कुश्ती फारसी की है। कूचा, झाड़ू लगाने वाला, फारसी। खाक फारसी। खुद फारस में, खुदा फारसी। और खामोश फारसी, खामोश फारसी। खुराक फारसी। अब गरम, गज, गवाह, तीनों क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। गरम, गज, गवाह गिरफ्तार हो गए, कहाँ? फारसी में। अब गुलाब, चादर, चलाक, चश्मा, चेहरा। जो चश्मा लगाते हो ना, चश्मा लगा के फारसी हो जाते हो, ध्यान में रखिएगा। चेहरा फारसी हो जाता है, चश्मा लगा के चेहरा फारसी हो जाता है। और चादर फारसी, चालाक फारसी, फारसी बहुत चालाक होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। जलसा फारसी का और जुलूस फारसी का बड़ा प्रसिद्ध है। जोर और ज़िंदगी फारसी है। जागीर फारसी है। जादू फारसी करता है। और जुर्माना कौन भरता है? फारसी। जोश फारसी में आता है। तबाह फारसी और तमाशा देखता है। तनख्वाह फारसी। ताज़ा, तेज कौन होता है? ताज़ा भी होता है, तेज भी होता है, तो फारसी है। दंगल, दफ्तर, दफ्तरे में दंगल कर देगा कौन? फारसी। क्या दफ्तरे में दंगल करेगा? फारसी। दरबार में दवा लेगा कौन? फारसी। दिल और दीवार नापसंद है,
किसको? फारसी को। और फारसी नापाक होता है। एक क्लू है, ट्रिक है बस, ठीक है। पैजामा, पर्दा और पैदा, पुल, पेश, ये क्या है? फारसी है। तो पैजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश फारसी। बारिश में बीमार हो गया, बुखार आ गया, तो बर्फी खाया, कौन? फारसी। बारिश हुई, बीमार हो गया, बुखार आया, बर्फी खाया, कौन? फारसी। फारसी, बारिश, बीमार, फारसी, बुखार हुआ, फारसी, बर्फी खाया, फारसी, तो मज़ा आ गया। मज़ा, फारसी। मलाई, फारसी। और इसके पीछे दिया है मकान, फारसी। मजदूर मुश्किल से मोर्चा करता है। मजदूर मुश्किल से मोर्चा करता है, कौन? फारसी। फारसी मजदूर मुश्किल से मोर्चा करता है, तो मजदूर मुश्किल मोर्चा। याद और यार रंग लाते हैं, फारसी है। सह और राह, लगाम लेकिन वापस, लगाम भी आपका फारसी है, लेकिन भी फारसी है, वापस फारसी है। और एक शब्द यहाँ पे देख रहे हैं, शादी। शादी कैसी होती है? फारसी। हजार, फारसी शब्द है। तो इन शब्दों को आप ऐसे दिमाग में रखना है कि आबरू फारसी है, आतिशबाजी फारसी होती है, आराम है ना, कुश्ती फारसी है, गिरफ्तार फारसी है, दरबार फारसी है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, उनको इसी क्लू के साथ आपको जोड़ना है। चश्मा फारसी लगा करके चेहरा फारसी हो जाता है। तो ऐसे क्लू देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब होता है? तो देखिए, हिंदुस्तानी व्यक्ति कब कहता है? जब 15वीं में पहुँच जाता है। 15वें साल का बच्चा अपने कहता हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। बस ध्यान में रखिएगा कि भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी का प्रयोग होता है 15वीं में होता है, ठीक है। भाषा का मुंशी कैसे होता है? बोला लाल लाल होता है, लल्लू लाल को ध्यान में रख लीजिएगा। दक्षिणी हिंदी की खड़ी बोली का विकसित रूप किस विद्वान ने माना? कि दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है, तो बाबूराम सक्सेना ने माना। दक्षिणी हिंदी विकसित है तो बाबू, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, फारसी को आपने देखा तो आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, है ना, आवाज़, खुराक, गरम, गजगवा, ये सब आपने देखा था। अब अरबी से कुछ लोग आ गए, कुछ शब्द आ गए हिंदी में, तो अरबी से हिंदी में आ गए शब्द। अब अरबी जब आता है ना, अरबी एक सब्जी भी होती है, अब बड़ी अजब होती है। तो अजब कौन है? बोले सर अरबी। अब अजीब भी लगती है, कौन? अरबी की सब्जी बहुत लोगों को अजीब लगती है। अदालत में चले गए, अरबी की सब्जी खिलाया किसी को, अजीब उसको लगी, अदालत में चला गया। अब अदालत में गया तो उसकी अक्ल वहाँ पे आई, तो कहा ला अरबी। अरबी का असर पड़ा, आखिर आदमी इनाम पा गया। तो ध्यान में रखिएगा कि अरबी अजब और अजीब होती है। अदालत में अरबी है ना, अरबी अदालत में जाती है। अक्ल अरबी से आ जाती है। अल्लाह, असर, आखिर आदमी और इनाम। इजलास करते हैं अरबी में, इलाज करते हैं अरबी में, इज्जत करते हैं अरबी में, इनाम पाते हैं अरबी में, और उम्र अरबी, एहसान अरबी। औरत ले आए अरबी, औसत अरबी। औरत कैसी है? अरबी बनाती है ना, सब्जी बनाने वाला, अरबी बनाने वाला कौन? औरत होती है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, अरबी औरत है, औसत है, कब्र और कमाल है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, कर्ज। अब कर्ज, सबसे ज़्यादा कर्ज कौन लेता है? बोले अरबी व्यक्ति कर्ज लेता है। अरबी की किस्मत होती है, कीमत किताब की होती है, अरबी किताब की कीमत होती है। कुर्सी की कीमत होती है, कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। खत अरबी में लिखी जाती है। ख़त्म हो गया अरबी, अब अरबी ख़त्म हो गई है। खिदमत अरबी, ख्याल अरबी, जिस्म अरबी और जुलूस अरबी, ध्यान में रख लीजिएगा। जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, ये सब अरबी हैं। जलसा अरबी होगा, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जवाब अरबी, जहाज अरबी, जलेबी, जिक्र तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया और तरक्की अरबी में। तरक्की खूब करते हैं अरबी वाले, है ना। दवा और दवा, दिमाग, दुकान, दुनिया अरबी है। नतीजा अरबी मिलेगा। नहर की नकल करके अरबी पहुंच गया। फ़कीर अरबी है। फ़िक्र अरबी है। फैसला अरबी है। राय लिया तो लिफाफा निकला, लिफाफा अरबी निकला। वारिस अरबी है। अब देखो, शराब भी, शराब कौन पिएगा? अरबी। अरब में शराब पी जाती है क्योंकि पानी वहाँ नहीं मिलता है। तो
ऐसे क्लू बना लीजिएगा, अरब में पानी नहीं मिला तो लोग शराब वहाँ पीने लगे, तो शराब अरबी है। उनका हक भी बनता है, हक अरबी है। हजम भी कर लेते हैं वो, तो हजम भी अरबी है। हाजिर है और हिम्मत भी उनके पास है, क्योंकि पानी नहीं है ना। हुक्म देते हैं अरबी में, हैजा और हौसला अरबी, हकीम अरबी और हलवाई भी अरबी है। तो हलवाई कहाँ से आया है? अरब से आया है। हकीम कहाँ से आया है? अरब से आया है। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ शब्द हैं जो कि पश्तो भाषा से हिंदी में आए हैं। कौन कौन से हैं? अब देखो, पठान रोहिंग्या मटर गश्ती करते हुए, देखिए पठान रोहिंग्या आया, रोहिंग्या। अब मटर गश्ती करते हुए गुंडा आया, पश्तो से। पठान पश्तो, पश्तो पास से पठान, पास से पश्तो। अब कह सकते हैं कि पश्तो पठान, पश्तो रोहिंग्या, अब पश्तो मटर गश्ती, पश्तो गुंडा। पश्तो अचार, पश्तो तड़ाक, पश्तो खराटा, पश्तो तहस नहस कर देता है, और पश्तो टसमस करता है, पश्तो जमाल गोटा है, पश्तो खचड़ा है, पश्तो अखरोट है, पश्तो पटाखा है, पश्तो डेरा है, पश्तो गटागट है, और पश्तो गटुरगों है, पश्तो कुड़कुड़ाना है, पश्तो नगाड़ा है, पश्तो कलूटा है, पश्तो लताड़ है, पश्तो टुच्चा है, अब पश्तो में अटकल है, अब पश्तो हमचोली है, पश्तो में भड़ास है। तो ये शब्द पश्तो से हिंदी भाषा में आए हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जिनमें पठान और रोहिंग्या देख सकते हैं, और अखरोट एक शब्द यहाँ पे है पश्तो का, पटाखा है जो महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। अब ईरान से हिंदी में आगे शब्द है। अब ईरान क्या करता है? छत्रप लेकर आता है, मिहिर और तीर और तूत। तो बस ध्यान में रखिएगा, ईरान से छत्रप, मिहिर, तीर और तूत, छत्रप, मिहिर, तूर और तूत, तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं, जिनमें आप एक शब्द देख रहे हैं कि उड़द है, ओसारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, कांच, काका, केक, कुटी, कुप्पी, केतकी, घुड़, चंदन, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंडा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, टंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांबर और पिल्ला। अब देखिए द्रविड़ है, द्रविड़ उड़द है ना, द्रविड़ से क्या आया? उड़द आया। और क्या था? ओसारा, ओसारा द्रविड़ है, कच्चा द्रविड़ है, कज्जल द्रविड़ है, कटोरा द्रविड़ का, कांच द्रविड़ का, काका द्रविड़ के, केक द्रविड़ का, कुटी द्रविड़ का, कुप्पी द्रविड़ की, केतकी द्रविड़ की है, घुड़ द्रविड़ की है, चंदन भी द्रविड़ का, चक्का भी द्रविड़ का, चिकना भी द्रविड़ का, चूड़ी भी द्रविड़ की, झंडा, झूठ दोनों द्रविड़ का है, टंटा, टोपी द्रविड़ की, ठेस लगी द्रविड़ को डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांबर और पिल्ला सब किसके हैं? द्रविड़ के हैं, ठीक है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? तो भैया जॉन गिलक्राइस्ट ने, जॉन गिलक्राइस्ट ने। अब देखो टकसाली कौन कह सकता है? जो जान है, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट है। टकसाली भाषा से अभिप्राय क्या है? कि परिष्कृत भाषा से है। मध्यकाल में भारत की राजभाषा क्या थी? मध्यकाल में जो भारत की राजभाषा थी फारसी थी। ब्रज बोली क्या है? ब्रज भाषा मिश्रित जो बंगला भाषा है उसी को ब्रज बोली कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है कि केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1960 में। केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 1960 में। अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? कि वर्णों की द्वितीय प्रवृत्ति। अपभ्रंश में जो वर्ण होते हैं ना, उनकी द्वितीय प्रवृत्ति होती है। अपभ्रंश के 3 भेद कौन कौन से हैं? नागर, उपनागर, ब्राह्मण। ये कहाँ प्रचलित हैं? बोले क्रमशः गुजरात में नागर, राजस्थान में उपनागर और सिंध में ब्राह्मण है। तो अपभ्रंश के 3 भेद, नागर, उपनागर, ब्राह्मण। नागर गुजरात में, उपनागर राजस्थान में, ब्राह्मण सिंध में, ठीक है। चलिए, दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का टंडन मुटुरी सत्यनारायण, टंडन मुटुरी सत्यनारायण को ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो जो पुरुषों में उत्तम होगा वही हिंदी का
प्रहरी होगा पुरुषोत्तम दास टंडन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो भोलानाथ तिवारी है ना, उन्होंने कहा कि चीनी शब्द है। कौरवी या खड़ी बोली का क्षेत्र, देखो कौरवी यानी खड़ी बोली। अब खड़ी बोली किसकी है? बोले सर अगर रामपुर में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग खड़े खड़े बोलेंगे, मुर्दाबाद में यानी मुरादाबाद में। अब जब मुर्दा है ना तो मुर्दा क्या करता है? खड़े खड़े बोलता है, ध्यान में रखिएगा। बिजनौर, जब कोई व्यक्ति बिजी होगा और क्या करेगा, वो बिजी व्यक्ति खड़े खड़े बोल देगा भैया हाँ ऐसा है ना। मेरठ, जो मेर है, मेर भी क्या करते हैं? खड़े खड़े बोल देते हैं, खड़ी बोली है। अब मुजफ्फरपुर में जाओगे भैया, मुजफ्फरपुर में जाओगे तो वहाँ पे खड़े खड़े बोली आपको मिलेगी। सहारनना, अब किसी का सहारा ना कोई है तो खड़े खड़े बोलेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और देहरादून, अगर आप देर से आ रहे हो तो क्या करोगे भैया? खड़े खड़े आपको बोलना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। अम्बाला का पूर्वी भाग में खड़ी बोली और पटियाला के पूर्वी भाग में खड़ी खड़ी। तो अम्बा खड़ी खड़ी बोलती है और पटियाला व्यक्ति भी खड़ी खड़ी बोलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। रामपुर में खड़े खड़े, मुरादाबाद में खड़े खड़े, बिजनौर में खड़े, मेरठ में खड़े खड़े, मुजफ्फरपुर में, सहारनपुर में, देहरादून में व्यक्ति खड़े खड़े बात कर लेता है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें दिमाग में रखना है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का प्रयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। 61 में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का प्रयोग हुआ। अब देखिए ब्रजभाषा का क्षेत्र कहाँ पे है? ब्रजभाषा, वज्र कहाँ गिरा? बोले सर ब्रज तो मथुरा में गिरा और आगरा में गिरा। तो ब्रज गिरा कहाँ? आगरा मथुरा में। अब देखिए अलीगढ़ है किसका? बोले ब्रज का। ब्रज का गढ़ अलीगढ़ है, ध्यान में रख लीजिएगा। और ब्रज बरेली में बोली, ब्रज बरेली में बोली जाती है। और बाद में यूँ बदाऊँ में ब्रजभाषा, बाद में यूँ ही बदाऊँ में बोली जाने लगी। कौन? ब्रजभाषा। तो बाद में यूँ ही बदाऊँ में ब्रजभाषा बोलने लगी। ईटा में ब्रज, ईटा में ब्रज है। और मैनपुर में जितने भी मैन हैं वो ब्रजभाषा बोलते हैं। तो मैन क्या बोलता? मैन पूरा ब्रजभाषा बोलता है, मैनपुरी ब्रजभाषा। अब गुड़ है, गुड़ गाँव में ही गुड़ है तो ब्रजभाषा बोलेंगे, पूरे गांव में गुड़ है ब्रजभाषा बोलेंगे। और भरतपुर में ब्रजभाषा, धौलपुर में ब्रजभाषा। भरतपुर में ब्रजभाषा, धौलपुर में ब्रजभाषा, करौली में ब्रज, और ग्वालियर में, ग्वालों का नगर है ग्वालियर, तो ग्वालियर में ब्रजभाषा बोली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणवी या बांगुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? अब हरियाणवी बोली कहाँ पे बोली जाएगी? देखिए दिल्ली का देहाती हरियाणवी। अब करनाल में हरियाणवी बोलेंगे। हिसार में हरियाणवी बोलेंगे, हाँ से हिसार, हाँ से हरियाणवी। रोहतक में क्या बोलेंगे? बोले रोहतक जाओगे ना तो हरियाणवी आपको मिल जाएगा। अब पटियाला, जो पूर्वी, आपने देखा कि वहाँ पर पूर्वी भाग में तो क्या बोल रहे थे? अम्बा और पटियाला में खड़ी बोली थी। तो यहाँ पर देखेंगे हरियाणवी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली का देहाती, करनाल, हिसार, रोहतक और पटियाला में हरियाणवी बोली जाती है। बूंदेली है ना। अब बूंदेली कहाँ पे? बोले झांसी में बूंदेली, उरई में, झांसी में और उरई में, जालौन में बूंदेली, हमीरपुर में बूंदेली, पश्चिम बादा में बूंदेली, ओरछा में, पन्ना में, दतिया में और चरखरी में, सागर में बूंदेली, टीकमगढ़ में, दामोह में, नरसिंहपुर में, सिवनी में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में, बालाघाट में, और ग्वालियर का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर। अभी आपने देखा तो ग्वालियर में जहाँ ग्वाला रहते हैं ब्रजभाषा है, लेकिन ग्वालियर का पूर्वी भाग जो होता है वहाँ पे बुंदेली है और भोपाल के कुछ भाग में बुंदेली है। तो देखिए अब बूंद कहाँ गिरेगी? बोले सर बुंदेली तो झांसी उरई में गिरी, आगे जालौन हमीरपुर में, पश्चिम बांदा ओरछा, अब पन्ना दतिया चरखरी, सागर टीकमगढ़ दामोह, नरसिंहपुर सिवनी, छिंदवाड़ा होशंगाबाद बालाघाट में। ठीक है, चलिए आगे है बघेली का क्षेत्र, है ना। अब बघेली बाघ की तरह है। रीवा में, नागौद में, सतना में, मैहर में, दमोह में और जबलपुर में। तो ध्यान में रखिएगा। अब बघेली कहाँ? बोले सर बघेली तो रीवा में क्यों? रीवा में कौन? बोले बघेली। नागौद में बघेली, सतना में बघेली, मैहर में बघेरी, दमोह में
बघेली और जबलपुर में भी बघेली बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला है अवधि का क्षेत्र। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न है, अवधि से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो देखिए अवधि यहाँ पे बोली जाती है, 5 पुर है, जहाँ पे पुर है तो 5 पुरे कौन है? एक तो लखीमपुर में, जहाँ पुर है वहाँ पे अवधि है लखीमपुर में। दूसरा सीतापुर है तो वहाँ पे अवधि बोली जाएगी। तीसरा सुल्तानपुर में अवधि बोली जा रही है। चौथा जौनपुर और मिर्ज़ापुर पाँचवा है। तो 5 पुर में अवधि कौन? लखीमपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। कहाँ? 2 बाद में बोली जाती है। तो इलाहाबाद, फैजाबाद, 2 बाद आ गए। बरेली और खीरी में अवधि बोली जाती है, तो बरेली और खीरी। बहराइच, बाराबंकी में अवधि। और बचा कौन सा? गोंडा, लखनऊ। गोंडा, लखनऊ, और जो बच गया उन्नाव में कौन सी अवधि बोली जाती है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि इस स्थान की बोली कौन सी है। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ी व्यक्ति का क्षेत्र। अब देखिए छत्तीसी व्यक्ति अगर आपका मिल जाए ना तो सबसे पहले आपका सर गूंजने लगता है, चक्कर करने लगता है। सर गूंजा कब? बोले जब छत्तीसी व्यक्ति मिल गया। दूसरा क्या होता है? कोरिया, है ना। छत्तीसी व्यक्ति अगर मिल जाए ना तो समझ लो पूरा एकदम कोरिया है ना। पूरा एरिया उससे जो है एकदम पूरा एरिया कोरिया, है ना। अब बिलास करता है कौन? बिलासपुर। छत्तीसी व्यक्ति बिलास करेगा, पूरा बिलास करेगा, है ना। अब पूरी राय भी देता है अपनी राय, पूरी कौन देगा? छत्तीसी व्यक्ति देगा। खैरा का गढ़ है, पूरा खैर है वो। अगर वो मिल जाओ, खैर हो जाए तो समझ लो छत्तीसी। खैरा का गढ़ कौन है? बोले छत्तीसी व्यक्ति खैरा का गढ़ है। तो समझो एक दुर्ग है कौन? छत्तीसी। नंदगांव में छत्तीसी लोग मिलेंगे, ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा। काकर में छत्तीसी। तो छत्तीसी फार छत्तीसगढ़ में ये सब बोली जो है छत्तीसगढ़ी की बोली है, इन स्थानों पर बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो सर गूंजता है छत्तीसी मिलने पर। कोरिया छत्तीसी है। बिलासपुर में छत्तीसी लोग रहते हैं, ऐसे क्लू बनाना है ना। रियलिटी में इसका कोई संबंध नहीं है। रायपुर में छत्तीसी, खैरागढ़ में छत्तीसी, दुर्ग में, नंदगांव में और कांकेर में। अब देखिए कन्नौजी की ट्रिक बना लीजिए। कान और नोज बंद रखना है। कहाँ पर? बोले कन्नौज में अगर जाओ तो कान और नोज माने नाक दोनों बंद कर लो। इटावा में जाओ तो कान नोज बंद कर लो, कान नोज इटावा में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। और फर्रुखाबाद में जाओ, वहाँ पे लोग रूखे हैं, तो कान और नोज बंद कर लो, कन्नौजी। शाहजहाँपुर में शाहजहाँ के पास जाओ, ऐसापुर जहाँ शाहजहाँ हो तो कान नोज बंद कर लो। कानपुर में कान नोज बंद करना पड़ेगा। पीलीभीत देख जाओ, पीलीभीत में तो कान नोज बंद करो भैया, कन्नौज में, है ना। तो कन्नौज में कन्नौजी, इटावा में कन्नौजी, फर्रुखाबाद में, शाहजहाँपुर में, कानपुर में, पीलीभीत में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी का क्षेत्र। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालमपुर, जैसलमेर। तो देखिए पश्चिम में जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। पूर्वी राजस्थानी इसे जयपुरी या ढूंढाड़ी कहते हैं। एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो जयपुरी, और जयपुरी का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी है। क्षेत्र क्या है? पूर्वी राजस्थान। ठीक है। उत्तरी राजस्थान की बोली है मेवाती, है ना। मेवात लोग उत्तरी में रहते हैं, है ना। और स्थान क्या है? अलवर के लोग मेवाती हैं, मेवाती बोलते हैं। भरतपुर के लोग मेवाती बोलते हैं। और गुड़गांव के दक्षिण पूर्व में भी मेवाती बोली जाती है। अब दक्षिणी लोग क्या होते हैं? बड़े माल वाले होते हैं, मालवी। दक्षिणी उत्तर के लोग तो मेव होते हैं, लेकिन दक्षिण के लोग क्या है? मालवी होते हैं, माल वाले होते हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और पूरब के लोग ढूंढाड़ी होते हैं, है ना। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब पूरब की बात आते ही या दक्षिण की बात आते ही मालवी हो गया। अब माल किसके पास है? उज्जैन के पास है, प्रतापगढ़ के पास, रतलाम, इंदौर और देवास के पास है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो माल कहाँ पे? उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में। ये देखिए अगली ये प्रसिद्ध बोली है मैथिली बोली, और मैथिली का क्षेत्र है दरभंगा, है ना। अब मैथिली कहाँ बोली जाती है? बोले जहाँ पर
दरभंग हो जाती है वहाँ पे मैथिली बोली जाती है। जहाँ पे मुजफ्फरपुर में मैथिली बोली जाती है। माँ से मुजफ्फर, माँ से मैथिली। और पूर्णिया में मैथिली, उत्तरी मुंगेर में मैथिली, उत्तरी भागलपुर में मैथिली बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर। मगही का क्षेत्र है, मगही से पटना, मगही से पटीना, पटना में तो पटना। मगही गया तो गया में बोली जाती है। मगही हजारीबाग, हजारीबाग। मुंगेर और भागलपुर के कुछ क्षेत्रों में मगही बोली जाती है। आगे है भोजपुर का क्षेत्र। अब भोजपुर कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी तो देखिए, पूरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी को मैं पूरी कहता हूँ। पूरी कहाँ बोले? पूरी बस्ती में भोजपुरी बोली जाती है। अब पूरा गोरखपुर में पूरी, गोरखपुर में पूरी भोजपुरी, देवरिया में पूरी भोजपुरी, गाजीपुर में भोजपुरी, बलिया की बातें छोड़ो भोजपुरी, बनारस में रस बना तो भोजपुरी, मिर्ज़ापुर में भोजपुरी, जौनपुर में भोजपुरी। और जौनपुर में भी आपने देखा था कि अवधी बोली जाती है। शाहबाद, छपरा और चंपारण, रांची तथा पलामू के कुछ क्षेत्रों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा। आगे राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि इकाइयों में आदर्श बोली, तो राजस्थानी की हिंदी की प्रतिनिधि इकाइयों में बोली है मारवाड़ी। ध्यान रखिएगा। दक्षिणी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के प्राय मुस्लिमानी घरों में बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र, तमिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, है ना। तो कर लीजिएगा। मत आ, दक्षिण में मत आ, मा से महाराष्ट्र, ता से तमिल, तो मत आ से आंध्र प्रदेश, मत आ कके, दक्षिण में मत आ कके, का से कर्नाटक, का से के से केरल, तो मत आ, मा से महाराष्ट्र, ता से तमिल, आ से आंध्र प्रदेश, का से कर्नाटक, के से केरल। तो दक्षिण में मत आ कके महाराष्ट्र, तमिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के प्राय जो मुसलमानी घरों हैं उन्हें बोला जाता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ जैसे या, रा, ला, वा क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था या, रा, ला, वा, यारों में लब है तो वो बड़े अंतस्थ हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। ठीक है। आगे है नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता। अब नागरी तेरी यह दशा महावीर ने किया है। नागरी तेरी यह दशा महावीर ने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान में रख लीजिएगा। और कह रहे कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? तो कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश पूरे 1900 ईस्वी में हुआ। कचहरी में पूरे 1900 में हुआ है। और हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की व्यवस्था जब हुई तो दोनों साथ में थे। जब दोनों साथ में रहेंगे तो दो साथ है ना। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग का 2/7 1927 में। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिण में विकसित होती है ना, दक्षिणी रूप से। दक्षिण में दक्षिणी रूप से, ध्यान में रख लीजिएगा। और मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास ऐसे वैसे नहीं होगा, खड़ी बोली से होगा। बूंदा और कोटा की हड़ौती बोली हिंद के किस वर्ग की बोली है? तो बूंदा और कोटा की जो हड़ौती बोली है ना, वो भैया हिंदी में राजस्थानी वर्ग की है। साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा से क्या अभिप्राय है? तो साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का मतलब होता है मानक भाषा, है ना। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार, जब व्यक्ति 19 साल का होता है तो प्रचार कर सकता है। 18 साल का 18वीं में होता है तो वोट दे सकता है, बस 19वीं पहुंचा तो प्रचार करेगा। तो प्रचार युग ध्यान में रख लीजिएगा।
हिंदी, हिंदुई, उर्दू, हिंदुस्तानी, इन 4 भाषा रूपों में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी क्या थे? हिंदुस्तानी थे, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन उन्होंने किया था। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो हिंदी हिंदुस्तानी जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे, अब जब पुरुषों में उत्तम होगा ना भैया, उसकी तो विजय होगी ही। तो किसके नेतृत्व में विजय हुए थे? जो पुरुषों में उत्तम थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है कि सन 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? तो 55 में 21 सदस्य थे, ध्यान में रखिएगा। और पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया? तो नाम दिया था लाल युग। लाल युग 19 के पहले किशोरी ने लाल युग कहा था। अब आगे देखिए, जामे रस कुछ होता है पढ़त ताहि सब कोय, है ना, यानी कि जिसमें कुछ रस होता है उसको सब लोग पढ़ते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो वही कह रहे हैं कि जामे रस कुछ होता है पढ़त ताहि सब कोय। अब आगे है बात अनूठी चाहिए, ये देखिए, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ध्यान में रख लीजिएगा कि जामे रस कुछ होता है पढ़ता है पढ़ता ही सबको है, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ठीक है, पंक्ति किसकी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? जबान ए उर्दू ए मुअल्ला। किसने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने तुरंत कह दिया कि हिंदुस्तानी मुगलों की भाषा है। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी से आशय क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा से, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा से। हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजों की देन किन विद्वानों ने माना? तो जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजों की देन माना। उर्दू साहित्य के जन्मदाता तो वली साहब थे, वली, उर्दू वली साहब। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में किस मत का प्रधान है? तो दक्षिणी हिंदी साहित्य में सूफी मत का प्रधान है, ध्यान में रख लीजिएगा। और कोसली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? तो कोसली, बैसवाड़ी और बनाफरी अवधी बोली के नाम है, ध्यान में रख लीजिएगा। और जाटू, बांगरू, अहीरों की बोली किस बोली का नाम है? तो जो हरियाणवी है ना, इसको बांगरू कहते हैं, इसे अहीरों की बोली कहते हैं, इसे जाटू। तो ध्यान में रख लीजिएगा हरियाणवी को। राजा भोज का सपना, रानी केती कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया रानी केती कहानी, राजा भोज का सपना। आगे प्राचीन भारत में कितनी लिपि प्रचलित थी? तो 2 लिपि, एक तो ब्रह्मी और दूसरी खरोष्टी लिपि। आगे है कि विदेशी भारत की संपूर्ण भाषाओं को कहते हैं ज़बान हिंदी। 6वीं सदी में फारस के बादशाह, जिनका नाम था नौशेखा, कि एक दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते संस्कृत भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उसने ज़बान हिंदी का प्रयोग किया था, ध्यान में रखिएगा, ज़बान हिंदी। आगे है कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? आबू सईद के फारसी इतिहास वर्ष 1049 ईस्वी में मिलता है। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? तो लल्लू लाल ने, ध्यान में रख लीजिएगा, भाषा का पंडित इन्हीं को कहा जाता है ना। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान तो चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल शंकरताय, आचार्य रामचंद्र। ठीक है, किस विद्वान ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना किंतु प्रवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने के पक्ष में है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो हिंदी ना माने लेकिन हजार पक्ष हो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। विभाषा या कह सकते हैं डायलेक्ट से क्या अभिप्राय है? तो विभाषा या डायलेक्ट से क्या अभिप्राय है? आप कह सकते हैं एक प्रांत या उपप्रांत की बोली को हम लोग विभाषा या डायलेक्ट कहते हैं। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, है ना।
खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? स्वामी प्राणनाथ ने। आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? तो आचार्य शुक्ल कवि गंग कीर्ति चंद छंद वर्णन की महिमा को, है ना, खड़ी बोली का पहला ग्रंथ मानते, ध्यान में रखिएगा। भाषा संवर्धन सभा के संस्थापक मोस्ट है, कई बार पूछा गया है कि भाषा का संवर्धन कहाँ पर होगा? बाबू तोताराम करता है, ध्यान में रख लीजिएगा। भाषा संवर्धनी बाबू तोताराम। और पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दीपवंश में किया गया था पाली भाषा का। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? तो आप कह सकते हैं कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है वो 6वीं शताब्दी में मिलता है। हिंदी में प्रचार कार्य करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया? तो खड़ी बोली को भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने परदेसी भाषा नाम दिया था। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया? तो पंजाब में इसके अंदर फुल श्रद्धा रहेगी ना, वही प्रचार करेगा, तो श्रद्धाराम फुल्लरी ने। भारत के लिए इंडिया शब्द कहाँ के निवासियों ने किया? तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो ग्रीक ने किया, है ना। राजभाषा से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या अर्थ है? तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में जो प्रयुक्त भाषा होती है उससे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। खरोष्टी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? खरोष्टी यानी गधे की लिपि, है ना। इसकी क्या है कि ये बीडी होता है, बीडी बाएं से दाएं, ध्यान में रखिएगा, उल्टी, देवनागरी की उल्टी, बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि का क्षेत्र क्या था? तो खरोष्टी लिपि का जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप क्या था? चित्रात्मक था, है ना। और विकास कैसे हुआ लिपि का? तो देख सकते चित्र भाव ध्वनि CBD, चित्र भाव ध्वनि। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं, तो अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं। एक तो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। आधुनिक भारतीय और भाषाओं का परिगणन करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? एक तो हर्नली वेबर है, जॉर्ज गियर्सन है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, जो कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान तो डॉक्टर तगारे, डॉक्टर एकोली, डॉक्टर नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख है, ठीक। भाषा वाक्य पृथक्करण, हिंदी बालबोध व्याकरण, सहज हिंदी रचना, हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त व्याकरण, सरल हिंदी रचना, मध्य हिंदी व्याकरण, आकृतियाँ किसकी हैं? तो ये सब रचना अगर आप देखेंगे तो कामता प्रसाद गुरु जी की है, ध्यान में रख लीजिएगा। भारोपी भाषा परिवार के अन्य नाम, अब देखिए भारोपी भाषा परिवार का अन्य नाम है आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार, भारत हित्ती परिवार, ध्यान में रख लीजिएगा। सरगुजिया, सदरी, बैगानी और बिजवाली हिंदी की किस बोली की उपभाषाएं हैं? तो जो छत्तीसी होता है ना, वो सरगुजिया का काम करता है। सरगुजे का किस छत्तीसी से? सदरी कौन होता है? छत्तीसी व्यक्ति सदरी होता है। बैगानी भी वही होता है, बैगानी। और बिजवाली कौन है? छत्तीसी। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसी, बिजवाली, बैगनी, सदरी और सरगुजिया। तो 2 सास हैं, छत्तीसी कैसी है? सरगुजिया, सदरी। छत्तीसी कैसी है? बैगानी और बिजवाली। आगे है त्रिहारी, जूडर और गहोरा। हिंदी की किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो बघेली की उपबोलियाँ हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। बघेली की, त्रिहारी, जूडर, गहोरा, है ना। हिंदी भारत में कितने राज्यों में बोली जाती है? तो आप देख सकते हैं 10 राज्यों में बोली जा सकती है। अब जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मोटा तो एक प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। 3 तो आपको प्रदेश मिल गए। तो 3 कितने मिले? 3 प्रदेश मिल गए। और इसके अलावा गढ़ मिल गया, 1 गढ़ मिल गया, 1 खंड मिल गया, तो 5 हो गया। दिल्ली और बिहार मिलाकर के 7 हो गए।
हरियाणा 8 हो गया, राजस्थान 9 हो गया, उत्तरांचल 10 हो गया। तो ये 10 राज्यों में हिंदी राजभाषा बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। आप कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना अंश हिंदी को अपनी मातृभाषा मानता है, तो लगभग 1/3। वह भाषा जिसका स्वरूप शिक्षा, संचार माध्यम और सरकारी कामकाज में अब प्रतिष्ठित होती है, क्या कहलाती है? तो मानक भाषा कहलाती है, ध्यान में रख लीजिएगा। और वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। और हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार हुआ है? तो भोजपुरी का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अच्छी हिंदी का नमूना राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी मीमांसा, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण किसकी कृतियाँ हैं? तो ये सब कृतियाँ जो है किशोरीदास वाजपेयी की हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अच्छी हिंदी का नमूना, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी मीमांसा, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, है ना, किशोरी करते हैं, किशोरी फार किशोरीदास वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, तो हिंदी व्याकरण की जो रूपरेखा है ना, वो दीप अशित्व है, दीप शित्व, सित से, ठीक। नागरिक प्रचार पत्रिका के पत्रिका के प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक लेख चंद्र शर्मा गुलेरी का है। पुरानी हिंदी शीर्षक लेख जो है चंद्र शर्मा गुलेरी का है। और आगे भी यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आरंभिक व्याकरण थे और उसके व्याकरक कौन कौन है। पहला देख रहे हैं कि मिर्जा खां, ब्रजभाषा का व्याकरण। अब देखिए मिर्जा क्या करते थे, ब्रजभाषा का व्याकरण कौन लिखा था? मिर्जा खां। जॉन जसुआ केटलर ने क्या लिखा? हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर किसने लिखा? जॉन जसुआ ग्रामर हिंदुस्तानी, ठीक है। अब बेंजामिन शुल, तो इन्होंने हिंदुस्तानी व्याकरण लिखा। बेंजामिन व्याकरण, जसुआ ग्रामर, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कैशियानो बेलगत्ती, और इन्होंने अल्फा बेतुम ब्रह्मनिकुम ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कुछ आरंभिक कोश भी लिखे गए, जिनमें हरिराज का डिंगलनामा, नंददास का नाममाला, मिर्जा खां का तुहफतुल हिंद, किलक्राइस्ट का ये वाकेबुलरी हिंदुस्तानी इंग्लिश, टेलर एंड हंटर का डिक्शनरी हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश, और पादरी आदम का हिंदवी भाषा का कोश। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से भी एक आध प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब आगे है भाषा से संबंधित कुछ, यहाँ पर कुछ पुस्तक और उसके लेखक हैं, जहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न पूछने जाने की संभावना बन जाती है। अब भाषा विज्ञान की भूमिका की बात करेंगे तो देवेंद्र नाथ। देखिए भाषा विज्ञान की भूमिका कौन बना सकता है? देवेंद्र बनाते हैं, देवेंद्र नाथ। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, भाषा भोलानाथ, तो भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी का है। सामान्य भाषा विज्ञान, तो देखो सामान्य भाषा कौन बोल सकता? बाबू बोल सकता है, बाबूराम सक्सेना को रखिएगा। भारतीय भाषा शास्त्र चिंतन की पीठिका, अब देखिए भारतीय भाषा शास्त्र चिंतन कौन कर सकता है? जिसके अंदर विद्या निवास करेगी, तो विद्या निवास मिश्र। तो भारतीय भाषा शास्त्र के चिंतन विद्या निवास वाला व्यक्ति कर सकता है। भारतीय भाषा शास्त्र के सूत्रधार, अब जो सूत्रधार व्यक्ति होगा ना, वो श्रीवास्तव होगा। सूत्र धारण करने वाला श्रीवास्तव माने रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव। अब पाली महाव्याकरण भिक्षु करता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अब हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान क्या है? जो नामवर व्यक्ति हैं वही हिंदी के विकास में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। आगे हिंदी भाषा का समाजशास्त्र, तो हिंदी भाषा का शास्त्र समाजशास्त्र, शास्त्र श्रीवास्तव। कौन श्रीवास्तव? वही डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, ठीक है। आगे है हिंदी भाषा की संरचना, तो बिल्कुल हिंदी भाषा की संरचना की बात करते ही भोलानाथ तिवारी का नाम आएगा। तो हिंदी भाषा की संरचना भोलानाथ तिवारी। और हिंदी भाषा विज्ञान, अभी आपने देखा था भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी का। अब हिंदी भाषा की शब्द संरचना भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा की आर्थिक संरचना भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना भोलानाथ तिवारी। संरचना, भाषा संरचना देखिएगा, तुरंत भोलानाथ तिवारी को आप लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं एवं समाधान देवेंद्र नाथ शर्मा का है। नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी अनंत होती है। नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी अनंत है, तो अनंत है फॉर अनंत चौधरी को ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास उदय होता है, उद्भव और विकास का उदय होता है, तो उदयनाथ तिवारी को ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि। देखिए, भारतीय परंपरा और पाणिनि में रामदेव, भारतीय परंपरा और पाणिनि में रामदेव, डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी को ध्यान में रख लीजिएगा। और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में लोग विलास करते हैं, रामविलास शर्मा का है। भाषा समाज में लोग विलास करते हैं, विलास शर्मा का है। भाषा परिवार की समस्याएं विलास करने के लिए होती हैं, तो रामविलास शर्मा की हैं। और भारत के प्राचीन भाषा परिवार 3 हैं। 3 कौन है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। शब्दों का जीवन, भोलानाथ तिवारी। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, सुनीत कुमार चटर्जी की है। और भारतीय लिपियों की कहानी गुड़ाकर मूले ने लिखा है। पाल हिंदी कोश भदंत आनंद कौशल नायन ने लिखा है। और शब्देश्वरी अरविंद कुमार और कुसुम कुमार। और भाषा शास्त्र की रूपरेखा उदयनारायण तिवारी ने लिखा है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी का है। और हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बाहरी की पुस्तक है, आप लोग भी इसको पढ़ते होंगे, ठीक है। चलिए, तो हिंदी भाषा का इतिहास धीरे धीरे होता है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी, अर्थ प्रयोग तो बिल्कुल हरदेव बाहरी। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक गेरसन, जॉर्ज गेरसन है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। अवहट्ट भाषा थी परिनिश्चित अभ्रंश, परिनिश्चित जो अभ्रंश है उसी को अवहट्ट कहते हैं। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हाथ है हजारी प्रसाद, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है आरंभिक सर्वेक्षण खुसरू 1317 में। विलियम कैरे 1815 में 34 भाषाओं के उद्धरणों का विशेषण, जिसमें प्राय 14 हिंदी क्षेत्र से संबंध है। गेरसन ने 1814 से लेकर के 1927 में भारतीय साम्राज्य में 179 भाषाएं तथा 54 बोलियों का उल्लेख इस सर्वेक्षण में है। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियों का विवरण समूह के अंतर्गत दिया गया है। आगे है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वृद्धा के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वृद्धा 1936 में महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। हाय भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि देव नागरी। ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। हाय भव्य भारत ही हमारी, मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर हैं? तो वैदिक संस्कृत में 14 स्वर हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अपभ्रंश के कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में 10 हैं। केंटम का अर्थ क्या है? तो केंटम का अर्थ होता है 100, यानी कि 100। और प्राय डिंगल भाषा का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो डिंगल भाषा का जो प्रयोग होता है वीर स्पर्धा रचनाओं में होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भावों की अभिव्यंजना, डिंगल डीग मारते हैं जब वीरता का प्रदर्शन होता है, पिंगल कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और अपभ्रंश की योग से बनी राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? डिंगल कह दिया। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को आचार्य शुक्ल ने डिंगल कहा था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के साथ ही आपका जो भाषा विज्ञान था कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।